नवेना एजुकेशन देखता है करंट अफेयर 18 जुलाई के लिए यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स के लिए। हम रेफरेंस लेते हैं हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी का। पहला आर्टिकल प्रताप भानु मेहता जी का है। काउंटर लीगली बेसिकली ये बात करता है यूएपीए एक्ट के बारे में। ऑथर कहते हैं कि वरवरा राव, आनंद तेल तुंबड़े, सुधा भारद्वाज जी को अरेस्ट किया गया है इस अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर, जो कि गलत चीज़ है। ऑथर अपना ओपिनियन इस तरीके से देते हैं कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जो वेस्ट में होती है वो इंडिया में काफ़ी अलग तरीके से है। वेस्ट में जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है वो इसेंशियली इकोनॉमिक इन कैरेक्टर है, बट इंडिया में जो भी एक कम्युनिटी आइडेंटिटी के अगेंस्ट अगर जाता है या स्टेट के अगेंस्ट अगर जाता है तो उसको लेफ्टिस्ट ऐसा बोल दिया जाता है। और कई बार यूएपीए का गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है। तो ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है 1965 में बना था, बोथ इंडियन एंड फॉरेन नेशनल पे ये एक्ट लगाया जा सकता है। बेसिकली ये एक्ट है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी इंडिया की प्रोटेक्ट करने के लिए। 180 डेज़ तक अरेस्ट किया जा सकता है चार्जशीट फाइल करने से पहले। और एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये इसकी प्राइमरी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। अगला आर्टिकल हम देखते हैं माइग्रेंट्स राइट टू वोट। वेस्टर्न जो स्टेट्स थे तो वहाँ पे जो वोटिंग राइट था जिसे हम अडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं वो स्टेप बाय स्टेप में दिया गया था। पहले 10%, 20%, 50% और फिर यूनिवर्सल हो गया। इंडिया में 15% इंडिपेंडेंस के पहले था, सीधा वो 100% कर दिया गया। काफ़ी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी, जिसमें मेनली थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये साउथ बॉर्ग कमेटी इसके साथ काफ़ी चर्चा की थी। ये साउथ बॉर्ग जो कमेटी है ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो ये कमेटी थी 1919 में बनी हुई थी और जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के उनकी स्टडी के लिए ये बनाई गई थी। आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में। ऑथर कहता है कि कोविड-19 की वजह से माइग्रेंट लेबर के क्राइसिस काफ़ी सामने आए हैं। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली लगभग 45 करोड़ माइग्रेंट लेबर्स है। ये माइग्रेंट लेबर इंटर डिस्ट्रिक्ट भी है और इंटर स्टेट भी है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ऑथर कहता है कि ये जो माइग्रेंट्स है बेसिकली ये पॉवर्टी ड्रिवन एरियाज से आते हैं, रूरल एरियाज से आते हैं, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस से आता है, इकोनॉमिक इनको कंस्ट्रेंट्स होता है, गरीब होता है ये लोग, इस तरीके के बैकग्राउंड से आता है, ठीक है। और वो जिस जगह पे जाता है जो होस्ट सिटी होती है वहाँ पे ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स नहीं होता है अंडर सेक्शन 20 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसकी वजह से दे आर इन एलिजिबल टू वोट, ठीक है। इलेक्शन कमीशन अंडर सेक्शन 60 के पास पावर है नोटिफाई करने के लिए कौन लोग पोस्टल बैलेट से वोट कर सकता है। मतलब आप एक सिटी में हो और दूसरे सिटी में अगर कोई आपकी या दूसरे स्टेट में कोई वोटिंग चल रही है तो पोस्टल बैलेट से आप आपकी वोटिंग राइट्स कर सकते हो। तो बेसिकली ऑथर का कहना है कि ये जो पोस्टल बैलेट का सिस्टम है ये अधिक से अधिक लोगों तक और मेनली जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उन तक पहुंचाना चाहिए, तभी जो अडल्ट फ्रेंचाइजी का जो पूरा कंसेप्ट है वो इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सकता है। अगला हम देखेंगे डिलिमिटेशन के बारे में। तो ये एक टॉपिक है हमारे पॉलिटी में। अभी कंटेक्स ये है कि 28 फरवरी को
इस ये 28 फरवरी को एक ऑर्डर जारी किया गया है कि नॉर्थ ईस्ट के ये जो 4 स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर और नागालैंड, इनमें डीलिमिटेशन होगा। तो पहले नहीं हुआ था यहाँ डीलिमिटेशन, क्योंकि यहाँ कहा गया था कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न अभी तैयार नहीं हुआ है, तो अभी डीलिमिटेशन यहाँ पे नहीं हो सकता है। हाँ, तो 2008 को ये ऑर्डर जारी किया गया था, तो अभी ये ऑर्डर कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो ऑथर का यहाँ पे कहना ऐसा है कि सेपरेट डीलिमिटेशन कमीशन फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास ऑलरेडी पावर है कि डीलिमिटेशन नॉर्थ ईस्ट में कंडक्ट वो कर सकते हैं, और सेपरेट डीलिमिटेशन कमीशन बनाना, उसके बाद में कोर्ट उन्हें वॉइड कर देगा, उन्हें इलीगल बता देगा। तो इसमें पब्लिक एक्सचेकर से बहुत पैसा वेस्ट होता है। तो आप पहले ही ये चीज़ आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, और इलेक्शन कमीशन ने ही डीलिमिटेशन कंडक्ट करना चाहिए। ठीक है, अगला हम देखते हैं इंडिया ईरान रिलेशन। तो न्यूज़ में इसलिए अभी ये टॉपिक चल रहा है कि एक रेल रूट कंस्ट्रक्ट किया जाना था छाबार पोर्ट से लेके अफ़गानिस्तान तक। तो अभी ईरान ने सबसे पहले कहा कि भाई इंडिया का अभी कोई रूल नहीं है, हम अपने से बना लेंगे। तो कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इंडिया का रूल रहेगा, बट आगे के स्टेजेस में रहेगा, अभी हम फ़िलहाल काम शुरू कर रहे हैं। तो जो एक बड़ा सवाल यहाँ पे उभर के आता है, तो इंटरनेशनल रिलेशन जो हमारे ईरान के साथ है वो थोड़े से और रिव्यू और रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली इंडिया, ईरान और अफ़गानिस्तान के काफ़ी पुराने रिलेशन रहे हैं। तो पहले ऐसा होता था कि ईरान या अफ़गानिस्तान, जैसे आपको पता है ये लैंडलॉक्ड ये एक कंट्री है। तो अगर अफ़गानिस्तान तक पहुंचना है तो सबसे पहले आपको ग्वादर पोर्ट पर जाना है, ग्वादर पोर्ट से फिर आपको अफ़गानिस्तान में जाना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, पाकिस्तान पे बहुत डिपेंडेंसी हो रही थी, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो एक अल्टरनेटिव रूट इस तरीके से फाइंड किया गया कि पहले छाबार पोर्ट जो ईरान में है वहाँ जाएंगे, वहाँ से फिर अफ़गानिस्तान में जाएंगे। तो अभी रोड से अभी ये फ़िलहाल जा रहे हैं। तो अभी बात चल रही थी कि रेलवे रूट कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी डिले चल रहा है। तो क्या हुआ था बीच के पीरियड में, 2005 से 2013 के बीच में यूएसए के काफ़ी सैंक्शंस लगे हुए थे ईरान के ऊपर। जो ईरान में न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह चल रहा था, उसके वजह से यूएसए ने काफ़ी सैंक्शंस यहाँ पे लगा दिए थे। 2015 में फिर ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी, उसके बाद में सैंक्शन हटा लिए गए। इंडिया ने फिर ईरान के साथ काफ़ी अपना एंगेजमेंट बढ़ाया। तो एक यहाँ पे शाहिद पोर्ट है, यहीं पे छाबार पोर्ट के पास ही शाहिद पोर्ट है। तो इंडिया ने कहा कि सबसे पहली फ़ेज़ में यहाँ पे हम हमारे ट्रांजिट पॉइंट बनाएंगे, फिर धीरे धीरे छाबार पोर्ट में बनाएंगे। तो 2018 में क्या हुआ, ट्रम्प की गवर्नमेंट ने वापस ये जो ईरान न्यूक्लियर डील थी वो कैंसिल कर दी, और वापस फिर डिले वगैरह काफ़ी, मतलब वहाँ पे पॉलिटिक्स चला। बट यूएसए ने इंडिया को एक छूट दे दी कि आप आपकी जो डिप्लोमेसी है वो आप शुरू रखिए, ताकि ईरान और अफ़गानिस्तान उस रीजन में प्रोग्रेस आए थोड़ी बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे इश्यूज़ जो इस पूरे जो पूरा ये एपिसोड हुआ, इससे जो इश्यूज़ सामने आते हैं, तो सबसे पहले तो यूएसए का काफ़ी इंटरफियरेंस है इस पूरे रीजन में। उसके बाद में इंडियन साइड से भी काफ़ी डिले हो रही है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में। हमारी भी काफ़ी डिले हो रहा है। ईरान के एम्बिशन बढ़ गए। ईरान अब चाहता है कि यहाँ से अफ़गानिस्तान में तो वो बनाए रेल रूट, और पूरा घूमते घूमते पूरा यूरोप तक चले जाए, तुर्कमेनिस्तान तक। इतना पूरा ये ईरान को अभी, ईरान के एम्बिशन है कि पूरा जो अभी नॉर्थ रीजन जो है पूरा कनेक्ट किया जाए हमारे पोर्ट से। अब ठीक है, और चाइना का भी इस एरिया में काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे यूएसए है,
यहाँ पे चाइना है, तो चाइना का भी इंटरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। चाइना को ईरान से ऑयल चाहिए है, तो चाइना भी काफ़ी यू नो काफ़ी ईरान को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो वे फॉरवर्ड हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन जो भी हम करते हैं थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंटेशन हो, और सॉफ्ट डिप्लोमेसी का हमें ईरान और अफ़गानिस्तान के रीजन में बहुत फ़ायदा है, वहाँ के लोग इंडियंस को काफ़ी पसंद करते हैं। तो हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं इस एरिया में। अगला अगला एजुकेशन से रिलेटेड ये है, यूजीसी एग्ज़ामिनेशन गाइडलाइंस अभी आई है। तो न्यूज़ में इसलिए था कि यूजीसी ने सारी यूनिवर्सिटीज़ को कहा है कि आपकी जो एग्ज़ाम्स है पेंडिंग वो सितंबर तक कंडक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज़ अब आ रहे हैं। इश्यूज़ क्या है, तो अभी मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर पैटर्न चलता है, ठीक है। पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, फिर 1 साल हो गया, फिर तीसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर, दूसरा साल हो गया, इस तरीके से सेमेस्टर्स चलता है। तो यहाँ पे एक, ठीक है, एक सेम साइज़ फिट्स ऑल अप्रोच तो गलत होगा। सेमेस्टर पैटर्न काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में चलता है, और ये एक जो प्रॉपर गाइडलाइन लाने में जो डिले हो रहा है, उससे डिग्री मिलने में भी डिले हो रहा है, और डिग्री अगर मिलने में डिले हो रहा है तो जॉब्स भी लगने में डिले हो रहा है। उसके बाद में अगर हम फ़िज़िकल एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो फ़िज़िकल एग्ज़ाम इस कोरोना के टाइम पे रिस्की है कंडक्ट कराना। लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स है दोस्तों, ये इतने लार्ज क्वांटिटी में एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराना इट्स नॉट पॉसिबल। उसके बाद में ऑनलाइन एग्ज़ाम भी पॉसिबल नहीं है, सबके पास लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप है तो कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ओपन बुक एग्ज़ाम जो कहते हैं, अभी ऑनलाइन अगर एग्ज़ाम लिया तो बच्चे तो अपनी किताबें खोल के बैठेंगे, तो इस तरीके की एग्ज़ाम लेना भी डिफ़िकल्ट है। अभी ये ओपन बुक किताबें जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी लिए जाते हैं, तो उसमें पैटर्न ऐसा होता है कि बच्चों के पास किताबें तो होती है, उनके पास सारे फार्मूला होते हैं, सारी थियरीज होती है, बट जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो अप्लाइड पूछते हैं। तो बच्चों को अगर किताबें भी है तो अपना दिमाग वहाँ पे लगाना ही है। और एक अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के भी अगेंस्ट है, कि जैसे देखिए अभी एक ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है। आप वन साइज़ सेम साइज़ फिट्स ऑल अप्रोच अगर आप करोगे, तो अभी काफ़ी सारे स्टेट्स ने मना भी कर दिया है कि यार हम इस तरीके की एग्ज़ाम्स नहीं कंडक्ट कर सकते। तो ये यूजीसी पहले तो सिर्फ एक गाइडलाइन एजेंसी था, एक सिर्फ गाइडेंस ही प्रोवाइड करता था, अभी ये काफ़ी कंट्रोल हमें कर रहा है, यूनिवर्सिटी को इंडिपेंडेंस नहीं दे रहा है। इस तरीके की कंप्लेंट्स भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ से है। सजेशंस इसमें ऐसा है कि अगर ओपन बुक टेस्ट अगर करानी है, तो जैसे हमने कहा कि हमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो भी हमें थोड़ा फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, और नए पैरामीटर असेसमेंट के बनाने पड़ेंगे कि हम किस तरीके से बच्चों की ग्रेडिंग कर रहे हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। अगला अभी कुछ रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं। पीएम स्वनिधि, नाम काफ़ी अच्छा है, स्वनिधि। तो अगर इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। तो बेसिकली ये माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है, 10,000 तक। 10,000 तक जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लोन दिया जाएगा, इंटरेस्ट सब्सिडी है यहाँ पे 7%। और एक इस तरीके से एक ऐप बनाया गया हुआ है दोस्तों, ये एक ऐप बनाया गया हुआ है जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये एक ऐप बनाया गया हुआ है। बेसिकली ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स में, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सिडबी है। सिडबी क्रेडिट गारंटी देंगी। तो इस तरीके का एक ऐप बनाया गया है, जहाँ से जो एक स्ट्रीट वेंडर है वो अप्लाई करेगा इस ऐप पे, ठीक है। और जो एक लेंडिंग एजेंसी होंगी, कोई बैंक आप पकड़ लीजिए, XYZ बैंक है ये बैंक सिडबी के अंडर आएंगी। तो ये बैंक इस ऐप के थ्रू इस पर्सन को लोन देगा, और अगर ये पर्सन अगर लोन डिफ़ॉल्ट करता है या नहीं दे पाता है, तो सिडबी क्रेडिट गारंटी इसकी लेती है कि भाई ये अगर नहीं दे पाया तो हम देंगे।
तो इस तरीके से ये काम करता है और ये पूरा सिस्टम आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में। काफ़ी अच्छी ये स्कीम है, काफ़ी मदद होगी लोगों को स्पेशली इस कोरोना टाइम में। दूसरा जो इस टॉपिक के अंडर आता है, रूल ऑफ सिविल सर्विसेज एंड डेमोक्रेसी। पीएम अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के परफॉर्मेंस अगर कोई अच्छा काम करता है तो इनको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। एक मोटिवेशन और एक मतलब मोटिवेशन की तरीके से ये बाकी लोग भी, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है वो भी इनसे सीख पाएंगे। अगला एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अभी भागीरथी इको सेंसिटिव जोन का जो जोनल मास्टर प्लान है वो अप्रूव किया है। तो ये है गोमुखी से उत्तरकाशी में। गोमुखी, देखिए गोमुखी मतलब गंगोत्री के पास है गौमुखी, और यहाँ से उत्तरकाशी। तो यहाँ का ये जो पूरा एरिया है भागीरथी का, इसको इको सेंसिटिव जोन ये डिक्लेयर किया गया है। अभी इको सेंसिटिव जोन ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसे नोटिफाई किया जाता है। ये आप याद रखिए, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि चारधाम प्रोजेक्ट स्पीडअप होगा। चारधाम प्रोजेक्ट क्या है? चारधाम प्रोजेक्ट ये कनेक्टिविटी, एक रोड कनेक्टिविटी बना रहा है यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ से। तो यहाँ पे आप मैप देखिए, तो यहाँ से पूरा एक कनेक्टिविटी बनाने वाले हैं यहाँ से, ताकि जो लोग चारधाम की यात्रा पे जाए उनको अच्छी फैसिलिटी दी जा सके। ठीक है, बट इसमें एक चीज़ ऐसी आती है कि अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अगर बढ़ती है तो नेचुरल डिज़ास्टर्स के भी खतरे इस एरिया में बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये बहुत ही वल्नरेबल ये एरिया है। जोनल मास्टर प्लान क्या है जो यहाँ पे हमने बात की, अप्रूव किया है ये जोनल मास्टर प्लान, कि ये बेसिकली जो एक गवर्नेंस अप्रोच होता है, ठीक है, वाटर मतलब ये जोनल मास्टर प्लान ये बेस्ड होता है वाटरशेड अप्रोच पे। वाटरशेड अप्रोच क्या होता है? ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, इनको एक गाइडलाइन ये प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से आपको काम करना है, क्या क्या करना है। ये बेसिकली एक गाइडलाइन की तरीके से होता है ये जोनल मास्टर प्लान। तो आप ये शब्द मेन याद रखिएगा। ये मैप देखा, ये मैप भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला जो आता है ओसिनोफिल काउंट। ओसिनोफिल काउंट क्या है? तो ये बेसिकली ब्लड टेस्ट है जो वाइट ब्लड सेल्स का एक टाइप है ओसिनोफिल, इसको काउंट करता है। अभी यहाँ पे एक और आर्टिकल आया था, एमपीज़ क्लेम फॉर बासमती राइस। तो बेसिकली ये न्यूज़ हमें इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है तो जीआई टैग, बासमती राइस का जो जीआई टैग है। तो जीआई टैग क्या होता है? ये बेसिकली आता है गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंदर। इसके अंडर एक जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री बनाई गई है। ये जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री आती है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन में, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। ये हायरार्की आप याद रखिए। जीआई टैग क्या होता है कि कोई भी अगर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, एक पर्टिकुलर लोकेशन है, और वहाँ का कोई XYZ अगर प्रोडक्ट फेमस है, तो उसको एक हम इंटरनेशनल लेवल पे एक रिकग्निशन देते हैं। कोई भी आप समझ लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैंगो, रत्नागिरी हापुस आम फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो ये एक जीआई टैग है, ताकि क्वालिटी इंश्योर्ड रहे। कि अगर आपको पता है कि यार ये XYZ जगह का आम है जिसको जीआई टैग मिला है, तो यू विल बी इंश्योर्ड कि हाँ ये ओरिजिनल है और ये इंटरनेशनल है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के अंडर ये बनाया जाता है। कावासाकी डिजीज़,
ये भी एक अभी रिसेंटली दिल्ली में डिटेक्ट हुई है कावासाकी डिजीज़। तो ये बच्चों में होती है, 5 साल के अंडर जो बच्चे होते हैं उनके अंडर ये होती है। तो बेसिकली इम्यूनिटी सिस्टम ये आपका डिस्टर्ब कर देती है कावासाकी डिजीज़। तो अभी इसके कोविड-19 के चलते अभी ये कावासाकी डिजीज़ के भी काफ़ी मामले आए हुए हैं, जो कि एक चिंताजनक बात है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू। थैंक यू।